हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेड 10th के सोशल साइंस हिस्ट्री पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर की नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक इमेज के साथ में, एक पेंटिंग के साथ में। 1848 में एक यूरोपियन आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, फ्रेडरिक सेरियो, जिनकी एक इमेज बहुत पॉपुलर होती है। इस इमेज में चार चीज़ें शोकेस की जाती हैं। पहली, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई जाती है, जो प्रतीक माना जाता है लिबर्टी का, फ्रीडम्स का। वहाँ पर एक लंबी कतार लोगों की देखने को मिलती है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आते हुए यूरोपियंस लोग देखने को मिलते हैं। वहीं हमें दूसरी ओर देखने को मिलता है राजा महाराजाओं के मुकुट्स, उनके कपड़े, वस्त्र, आभूषण वहाँ पर पड़े हुए हैं कचरे के रूप में। वहीं फोर्थ चीज़ हमें देखने को मिलती है ईसा मसीह और एंजल्स क्या कर रही हैं, उन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही हैं। इस इमेज में हमें ये दर्शाया गया है कि लोग अब मोनार्की रूल्स को पीछे छोड़ते हुए अब किस तरफ आ रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि नेशन स्टेट्स बनाया जाए और एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनाई जाए। यूरोप में सबको राइट्स हों, सबको लिबर्टीज़ हो, सबको फ्रीडम हो। इस तरीके की बात इस इमेज में कहीं ना कहीं शोकेस की जाती है। तो फ्रेडरिक सेरियो की ये पेंटिंग उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, यूरोप में देखने को मिलती है। तो यहाँ से हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो आइए हम इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक दिया गया है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस। स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता है, 1789 में फ्रांस में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, जहाँ पर मोनार्की रूल्स, जो बर्बन डायनेस्टी बहुत टाइम पीरियड से यहाँ पर रूल्स करती आ रही है, उसे एबोलिश कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, रिवॉल्यूशन के द्वारा। और यहाँ पर अब स्टार्ट होता है राइट टू फ्रीडम, स्टार्ट होता है यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी दिया जाता है। यहाँ पर जो पावर है वो अब कॉमन लोगों की दी जाती है। यहाँ पर नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया जाता है जो ट्राई कलर्स होता है, और यहाँ पर जो फ्रांस को एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाया जाता है। इस तरीके के चेंजेस यहाँ पर देखने मिलते हैं। कस्टम ड्यूटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं जो प्रिविलेज दिए जाते थे लोगों के लिए फ्रांस में, यहाँ पर 3 वर्ग देखने को मिलते हैं हमें पर। हमने पढ़ा 9th क्लास में, जहाँ पर हमें 3 अलग अलग वर्ग देखने को मिलते थे फ्रांस में, वह कहीं ना कहीं अब उनको भी प्रिविलेज ख़त्म कर दिए गए। इस तरीके से हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सुधार देखने को मिलती है। हालांकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन कुछ समय पीरियड बाद हमें एक और व्यक्ति की फ्रांस में एंट्री देखने को मिलती है, वह है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में एक आम सैनिक की ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन ये अपनी योग्यता के आधार पर सेना में कमांडर के रूप में आता है, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं फ्रांस का हेड भी बन जाता है। फ्रांस में बहुत पॉपुलर होता है, फ्रांस के लोग इसे मसीहा तक समझते हैं कि ये फ्रांस में बहुत अच्छे सुधार करने वाला है। और हालांकि ये सुधार भी करता है, बहुत से अच्छे रिफॉर्म करता है फ्रांस की सोसाइटी के लिए। 1804 में नेपोलियन एक कोड इंट्रोड्यूस करता है जिसे सिविल कोड कहा जाता है, या इसे नेपोलियन सिविल कोड्स भी कहा जाता है। इस बार के एसएसटी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है 3 मार्क्स का कि जो नेपोलियन सिविल कोड्स है उसके फीचर्स क्या थे। तो इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें नेपोलियन ने सुधार किया कि जो वेट और मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज किया। वहीं पर जो बर्थ पे प्रिविलेज दिए जाते थे, बाई बर्थ जो प्रिविलेज दिए जाते थे, उनको एबोलिश किया। फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया। फ्यूडल सिस्टम क्या था फ्रांस में, जहाँ पर बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनके पास बहुत बड़ा एरिया लैंड्स का होता था, और उन पर पीजेंट्स काम करते थे। पीजेंट्स को उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। तो इस तरीके के फ्यूडल सिस्टम को यहाँ पर ख़त्म किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी दी गई सबके लिए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सुधार किए गए, और करेंसी में भी फ्रांस की सुधार किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें हमें सिविल कोड्स में देखने को मिलती हैं जो नेपोलियन द्वारा की गई। हालांकि नेपोलियन धीरे धीरे कुछ टाइम पीरियड बाद फ्रांस के लोगों के द्वारा नापसंद भी किए जाने लगा। इसके ड्रॉबैक्स क्या देखने को मिलते हैं। नेपोलियन का उद्देश्य था कि वे फ्रांस का ही शासक न रह के पूरे यूरोप में राज्य करें, और इसके लिए बड़ी मात्रा में आर्मी में लोगों को भर्ती करता था, जिसके वजह से आर्मी को चलाने के लिए रिसोर्सेज खत्म करने पड़ते हैं। इसकी वजह से उसने टैक्स को इंक्रीज किया। जब टैक्स इंक्रीज किया तो उसका दबाव किस पे आता है, आम जनता पे आता है। तो जाहिर सी बात, आम जनता क्या करेगी, इसका विरोध करेगी और उसे नापसंद करेगी। और इस तरीके से सिचुएशन देखते देखते क्या होता है, एक बार होता है, बैटल्स होता है। पड़ोस के जो राजा महाराजा हैं वो भी चाहते थे कि जो डिक्टेटरशिप फ्रांस में है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर डिक्टेटरशिप ख़त्म नहीं होती तो मोनार्की रूल्स को खतरा है।
इसलिए प्रूसिया, रसिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के राजा इकट्ठे होते हैं और 1815 में एक बैटल होता है जिसे बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। यहाँ पर नेपोलियन को हरा दिया जाता है और यहाँ पर फिर से कंजर्वेटिव रूल स्टार्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे फिर से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाता है, उन्हें किंग बनाया जाता है। एक ट्रीटी शामिल होती है जिसे ट्रीटी ऑफ वेना कहते हैं। इसके द्वारा ऑस्ट्रिया को फ्रांस के आसपास के राज्य दे दिए जाते हैं, वहीं फ्रांस की कई सेना कम कर दी जाती है। इस तरीके से फ्रांस को इस तरीके से बना दिया जाता है कि फ्रांस में ऐसी डिक्टेटरशिप फिर से ना हो पाए। ये हमें देखने को मिलता है ट्रीटी ऑफ वेना। द नेशन स्टेट्स की, तो फ्रांस में कहीं ना कहीं अब नेशन स्टेट्स की भावना पनपने लगती है, क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी का एक स्वाद चख लिया कि डेमोक्रेसी कैसी होती, वहाँ पर राइट्स कैसे होते हैं, लोग कैसे एंजॉय करते हैं उन राइट्स को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्लास ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं चाहता है कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फ्रांस में हम बात करें तो मेजरली दो तरीके के लोग रहते थे, एक एरिस्टोक्रेट्स और दूसरे पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स वो लोग होते थे जो बहुत अच्छा जीवन जीते थे, राजसी जीवन जीते थे, जिनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते थे और उन्हें टैक्स वगैरह नहीं देना होता था। वहीं पीजेंट्स जो मेजोरिटी में लोग थे उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था और वेल्थ के रिसोर्सेज भी उन पर बहुत कम थे। वहीं धीरे धीरे समाज में एक हमें ऐसा वर्ग भी देखने को मिलेगा जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास वो क्लास होगी जिसमें टीचर्स होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, ये लोग भी देखने को मिलते हैं। तो ये लोग इन लोगों का उद्देश्य होता है कि डेमोक्रेसी लाई जाए, इन लोगों का उद्देश्य होता है लिबरलिज्म लाया जाए, इन लोगों का उद्देश्य होता है नेशनलिज्म की स्पिरिट को और तेज किया जाए, राइट टू वोटिंग्स होना चाहिए। बट इनके साथ भी एक ड्रॉबैक है देखने को मिलता है, ये राइट टू वोटिंग को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन वहीं वुमेन के राइट को, वुमेन को वोटिंग राइट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरीके का हमें फ्रांस में सिचुएशन देखने को मिलता है। नेशन स्टेट्स की बात करें तो अब नेशन स्टेट उस स्टेट को कहा जाता है जहाँ पर सेम कल्चर के लोग, सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, उसे नेशन स्टेट कहा जाता है। उस टाइम पीरियड में बात करें तो लगभग यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। उस टाइम पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के शासन देखने को मिलते थे, जैसे हब्सबर्ग एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, इस तरीके के बड़े बड़े एम्पायर होते थे जिसमें कई तरीके के लैंग्वेज बोलने वाले लोग, कई तरीके के कल्चर्स वाले लोग एक साथ रहा करते थे। भाई हम आज की बात करें तो आज लगभग हर देश एक नेशन स्टेट्स है, इंडिया भी एक नेशन स्टेट्स है। तो इस तरीके के नेशन स्टेट्स कैसे बनाए जाएं, इसकी सबसे पहले हम आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। सबसे पहले जो चिंगारी देखने को मिलती है वो हमें फ्रांस में ही देखने को मिलती है। फ्रांस से स्टार्ट होता है, इसमें मिडिल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ के राइटर्स का, वहाँ के फिलासफर्स का और वहाँ के पीजेंट्स का, जो डिमांड करते हैं कि उनके लिए ऐसे राइट्स दिए जाने चाहिए, वोटिंग राइट्स होने चाहिए उनके पास। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि जो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे तो उन्हें कई स्टेट्स में जाना पड़ता था और उस स्टेट्स में उन्हें कई तरीके के टैक्सेस देने पड़ते थे, जिससे क्या है उन पर जो व्यापार करते थे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, व्यापार में उनके बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। हालांकि जर्मन रीजन की बात करें, उस टाइम पर जर्मनी नाम की कोई कंट्री नहीं थी, जर्मन रीजन हुआ करता था जो प्रूसिया के अंडर में आता था। वहाँ पर 30 अलग अलग स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे। उन स्टेट्स में कोई व्यापारी अपना ट्रेड करने के लिए, बिजनेसमैन जाता था तो उसे हर स्टेट्स में जाने के लिए 5% उसे टैक्स देना पड़ता था। तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए क्या होता था, बेनिफिशियल नहीं होता था। इसीलिए उन 3 स्टेट्स ने मिलकर एक फेडरेशन बनाया जिसे बोला जाता है जुलेब्रिन, जिसमें क्या किया गया कि करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया। उन 30 करेंसी को हटा के अब 2 करेंसी लगाई गई और टैक्स सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया कि अब हर स्टेट्स में जाने के लिए अलग अलग टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको टैक्स पे करना होगा और इस तरीके से आप वहाँ पर उन 300 स्टेट्स में व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। जो जर्मन रीजन हुआ करता था वहाँ पर जुलेब्रिन नाम का एक फेडरेशन बनता है, जुलेब्रिन नाम का एक संघ बनता है, इंस्टीट्यूशन बनता है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अगला टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी में द एज ऑफ रिवोल्यूशंस। हमें कई फ्रांस में छोटे मोटे रिवोल्यूशंस देखने को मिलते हैं, कई बड़े रिवोल्यूशंस भी देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं फेमस रिवोल्यूशन है जुलाई रिवोल्यूशन। जुलाई रिवोल्यूशन क्या होता है, फ्रांस से संबंधित रिवोल्यूशन है। यहाँ पर लोग रिवोल्यूशंस करेंगे और बात करेंगे कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहिए, हमारी जो मोनार्की सिस्टम होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइंड होने चाहिए, हमारे राइट्स होने चाहिए, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, जो प्रिविलेजेस हैं उन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए। हालांकि राजा को इसके लिए मजबूर होना पड़ता है और
उन लोगों की बात माननी पड़ती है। और यहाँ पर एक असेंबली बनाई जाती है। असेंबली में चुने हुए लोग, फ्रांस के चुने हुए लोग सेलेक्ट होते हैं और यहाँ पर मोनार्की रूल अब होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा और बनवर डायनेस्टी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर जो इनके हेड बनाए जाते हैं वो लुइस फिलिप्स होते हैं। लुइस फिलिप्स इनके हेड बनाए जाते हैं फ्रांस में। तो इस तरीके से जुलाई रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है हमें फ्रांस में। वहीं बात करें हम, बेल्जियम एक कंट्री है आज के टाइम पर, हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा है। तो बेल्जियम उस टाइम पीरियड पर नीदरलैंड्स, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स है उसका पार्ट हुआ करता था। बेल्जियम क्या था, वहाँ पर अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, अलग कल्चर्स के लोग थे। तो वह भी डिमांड करते हैं कि बेल्जियम से अलग हमें भी एक स्वतंत्र कंट्री बनना चाहिए। तो वहाँ भी रिवोल्यूशन देखने को मिलते हैं और इस तरीके के रिवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। और अंततः काफ़ी टाइम पीरियड बाद बेल्जियम को भी नीदरलैंड से स्वतंत्रता मिल जाती है और बेल्जियम क्या होता है, एक अलग देश बनता हुआ दिखता है। एक बात करते हैं एक और कंट्री की, ग्रीक नाम की कंट्री देखने को मिलती है। वहाँ भी इस तरीके के रिवोल्यूशंस होते हैं। वह भी डिमांड करते हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर्स है उससे हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हालांकि ग्रीक लोग इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। ईस्टर्न जो कंट्री होती है, फ्रांस, ब्रिटेन, इन लोगों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तब ये अलग देश बनते हैं और ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाते हैं। 1832 में ग्रीक एक अलग स्वतंत्र देश बनता है। अगली बात करते हैं हम लोग, रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड द नेशनलिज्म फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशंस क्या है कि हम जो बात करते हैं नेशन स्टेट्स की, हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, ये तो सिर्फ रिवॉल्यूशन के तहत ही नहीं लाया जा सकता है। जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसे हम लोग इमोशंस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, आर्ट के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लोगों को एक फीलिंग्स जगा सकते हैं कि कैसे हमारा नेशनल स्टेट बनना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि हम रिवॉल्यूशन करके लोगों को मार के काट के इस तरीके से ही हम लोग फीलिंग्स जमा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी रोमांटिज्म की, ऐसी पोइट्री, ऐसे इमोशंस, ऐसे पिक्चर, आर्ट, सॉन्ग, फोरकास्ट, उसके तहत भी लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसे बोला जाता है रोमांटिक इमेजिनेशंस। अगला टॉपिक हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर मूवमेंट्स, रिवोल्ट्स। हमें इस टाइम पीरियड पर देखते हैं कि फ्रांस में बहुत बड़ी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, पॉपुलेशन बड़ी मात्रा में बढ़ती है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं। इसकी वजह से लोग विलेज की ओर से सिटी की ओर पलायन करते हैं, सिटी की ओर जाते हैं जॉब के लिए, इस तरीके के लिए। 1848 में ये देखकर फ्रांस के राजा, वहाँ से ये सब लोग पहुँच जाओ, बड़ी मात्रा में फ्रांस से पहुँचते हैं, वहाँ की सड़कों पे देखते हैं तो फ्रांस के राजा वहाँ से भाग जाते हैं। और फ्रांस में एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है और यहाँ से माना जाता है कि 1848 के बाद फ्रांस अब पूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। यहाँ पर जो भी अब चीज़ें, निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो नेशनल असेंबली के द्वारा ही लिए जाते हैं। 1848 के बाद फ्रांस को माना जाता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। हालांकि अभी तक भी कई ऐसे लोग थे जहाँ पर इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं थे, कई ऐसे वुमेन्स थे, ठीक है, कई ऐसे पीजेंट्स थे जिन्हें अब भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे। अगली बात हमारी चैप्टर में की गई है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। आज की बात करें, जो आज का प्रेजेंट टाइम में जर्मन देखने को मिलता है, जर्मनी कंट्री देखने को मिलती है, उस टाइम पीरियड में 18वीं सेंचुरी के आसपास इस तरीके की कंट्री जर्मनी नहीं था। जर्मन एक रीजन होता था जहाँ पर लोग जर्मन लैंग्वेज को बोलते थे, इसीलिए उसे जर्मन रीजन बोला करते थे। हालांकि उस टाइम पीरियड पर जो प्रुसिया था, प्रुसिया के द्वारा ही इस जगह को रूल किया जाता था। प्रुसिया के उस टाइम के लीडर थे केसर विलियम फर्स्ट। केसर विलियम फर्स्ट के तहत हमें देखने को मिलता है कि जर्मन रीजन्स को इकट्ठा किया जाता है। हालांकि जब जुलबरीन बना था उसके तहत कई ऐसे जो स्टेट्स थे, जर्मन स्टेट्स थे, वो साथ में आए। मतलब एक यूनाइट होने का काम कहीं ना कहीं जुलबरीन ने भी किया, उसको आगे बढ़ाने का काम केसर विलियम फर्स्ट करते हैं। केसर विलियम फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा 29 स्टेट्स को मिलाया जाता है और जर्मनी को लगभग 7 साल लग जाते हैं एक युद्ध में। फ्रांस के साथ युद्ध करना पड़ता है और वहीं रसिया के साथ युद्ध करना पड़ता है, पोलैंड के साथ युद्ध करना पड़ता है और इस तरीके से 7 साल बाद हमें देखने को मिलता है 1871 में कि जर्मनी एक नेशन स्टेट बनता है और इसके पहले वहाँ पर चांसलर बनते हैं केसर विलियम फर्स्ट। वहीं हम बात करते हैं इटली कैसे नेशन स्टेट बनता है। इटली में सिचुएशन और थोड़ी डिफिकल्ट थी। इटली में क्या था कि 7 अलग अलग स्टेट्स होते थे और उन 7 स्टेट्स में क्या था, अलग अलग पावर्स का
अलग अलग पावर्स का इंटरफेयर्स था। जो फ्रांस की बाउंड्री पे थे वहाँ पर फ्रांस का इन्फ्लुएंस था, वहीं जो स्पेन की बाउंड्री के आसपास देखने को मिलते हैं साउथ के जो स्टेट देखने वहाँ स्पेन का इन्फ्लुएंस था। वहीं पर जो सेंट्रल वाला एरिया था वहाँ पर पोप का इन्फ्लुएंस था। तो इस तरीके की सिचुएशन हमें इटली में देखने को मिलती है। और अगर हम इटालियन जो लैंग्वेज बोलते थे वो एक स्टेट था सर्डिनिया पीडमॉन्ट। इटालियन जो लैंग्वेज बोलते थे वो सर्डिनिया पीडमॉन्ट का स्टेट था, जहाँ पर वो बोला जाता था इटली लैंग्वेज। यहाँ के अगर किंग की बात करें तो वो थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड, यहाँ के किंग थे, जो जिनके तहत स्टार्ट किया जाता है कि वह क्या करें, अब इटली को साथ में लाने की बात करते हैं, इटली को एक नेशनल स्टेट बनाने की बात करते हैं। यहाँ पर हमें कई लोगों की इम्पोर्टेंट भूमिका देखने को मिलती है। काउंट काबूर हैं, गिस्पी मेजनी हैं, गैरीबाल्डी हैं, इन लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग देखने को मिलता है। मेजनी कई सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, जैसे यंग इटली है, यंग यूरोप है, इनके तहत इटली के स्टेट्स को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। काउंट काबूर जो कि चीफ मिनिस्टर होता है विक्टर इमैनुअल का, वह नॉर्थ के जो स्टेट थे रसिया के साथ मिलकर फ्रांस को हराकर उन स्टेट्स को सर्डिनिया पीडमॉन्ट में मिलाता है। वहीं गैरीबाल्डी जिसकी खुद की एक आर्मी थी जो रेड शर्ट के नाम से जानी जाती है, उसके साथ मिलकर ये साउथ के जो स्टेट्स थे वो हाब्सबर्ग एम्पायर से आज़ाद कराता है। और इस तरीके से साउथ और नॉर्थ के स्टेट्स अब इटली में शामिल हो जाते हैं। भाई हम सेंट्रल स्टेट की बात करें तो सेंट्रल स्टेट में पोप का राज्य था। पोप उनको कहा जाता है जो क्रिश्चियन रिलीजन्स के माना जाता है कि क्रिश्चियन रिलीजन्स में जो सबसे हाईएस्ट पद होता है किसी धार्मिक गुरु का, वह पोप को माना जाता है, जो कि आज भी हमें रोम के वेटिकन सिटीज़ में देखने को मिलता है। तो उस वाले एरियाज़ में किसका इन्फ्लुएंस था? पोप का इन्फ्लुएंस था। जब पोप देखता है कि साउथ के स्टेट और नॉर्थ के स्टेट्स अब इटली में शामिल हो चुके हैं, तो पोप खुद ही सेंट्रल स्टेट्स को सर्डिनिया पीडमॉन्ट को देके वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरीके से 1861 में इटली एक यूनाइट हो जाता है और इटली के पहले जो किंग बनते हैं, इटली के जो पहले यूनाइट किंग बनते हैं वो विक्टर इमैनुअल सेकेंड्स देखने को मिलते हैं। उनके तहत क्या है, इटली एक यूनाइट स्टेट्स बन जाता है। वहीं एक बात की गई कि ब्रिटेन के साथ एक स्ट्रेंज केस देखने को मिलता है कि ब्रिटेन कैसे यूनाइट हुआ, जो आज का यूनाइटेड किंगडम्स है वो कैसे यूनाइट हुआ। वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी बैटल के ब्रिटेन एक साथ में आता है। ब्रिटेन्स में बात करें तो ब्रिटेन्स में मेनली 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड्स। कई संधियों के माध्यम से, कई ट्रीटियों के माध्यम से ब्रिटेन में शामिल किया जाता है वेल्स। हालांकि वहाँ पर डोमिनेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हीं का डोमिनेंस देखने को मिलता है। स्कॉटलैंड के साथ छोटी मोटी झड़प के बाद स्कॉटलैंड भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है यूनाइटेड किंगडम्स का पार्ट। हालांकि बाद में कई ऐसी ट्रीटियाज होती हैं जिनमें स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को और वेल्स को अलग स्वायत्ता दी जाती है, और जिसके तहत आज हम देखें तो आज का यूनाइटेड किंगडम्स बना हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पर स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड का कुछ पार्ट भी देखने को मिलता है। विजुअलाइजिंग द नेशंस। अब यूरोप में जो नेशंस को एक विजुअलाइज देने के लिए, एक नेशंस को रूप देने की बात चल रही है। जैसे कि हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। इस तरीके से फीमेल फिगर्स के रूप में बात करने के रूप में, फीमेल फिगर्स के रूप में वहाँ पर ये बात होती है, और वहाँ के आर्टिस्ट भी इस तरीके से फीमेल फिगर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं वहाँ के देश को। जैसे कि फ्रांस में देखें तो मेनेनिया नाम का, वहीं हम लोग जर्मन में देखें जर्मेनिया नाम के। इस तरीके से फीमेल फिगर्स को विजुअलाइज करने का काम करते हैं वहाँ के फ्रांस के लोग, कि अपने नेशनल स्टेट्स को एक रूप दे सकें, जो फीमेल फिगर के रूप में ही मोस्टली देखने को मिलता है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? अभी तक जो हमने पढ़ा वो नेशनलिज्म होता है, हमें अपने देश से जो प्रेम है वो है नेशनलिज्म। अपने देश में हम जीते हैं, रहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, ये नेशनलिज्म हो गया। वहीं इम्पेरियलिज्म क्या होता है कि हम किसी दूसरे देश के में जाके वहाँ के रिसोर्सेज का यूज करते हैं, वहाँ के लोगों को, उनके राइट्स को कहीं ना कहीं वो करते हैं, उनके रिसोर्सेज का यूज करते हैं, तो ये हो जाता है इम्पेरियलिज्म। इंडिया को कॉलोनी बनाया था ब्रिटेन में, इस तरीके की ये धारणा हमें देखने को मिलती है इम्पेरियलिज्म में, और जिसका बहुत बड़ा कारण बनता है वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, जो इम्पेरियलिज्म का ही मेन कारण देखने को मिलता है। इम्पेरियलिज्म क्या करते हैं कि वहाँ पर कई कंट्रीज़ में दौड़ मची थी, किस कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाया जाए, किस कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाया जाए, इस तरीके की दौड़ के रूप में देखने को मिलता है वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, जो इम्पेरियलिज्म का ही एक नतीजा देखने को मिलता है।
आई होप चीज़ें आपको कुछ क्लियर हुई होंगी, आपको चीज़ें समझ में